तो जब वो क्रिमिनल पकड़ा गया, उसके मुँह से सिर्फ़ एक ही सवाल था, "तू मुझे पकड़ा कैसे ये बता दीजिए, मैं बाकी सब कुछ कबूल कर लूँगा। मैं जो भी सच्चाई है, वो सारी आपको बता दूँगा। सिर्फ़ मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे 15 साल बाद भी ढूँढा कैसे?" उसका ये जब सवाल था, उसके सवाल में एक उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। वो आत्मविश्वास ये था कि वो अपने मनोमन मान चुका था कि वो कभी पकड़ा नहीं जा सकता। वो किसी न किसी तरह बच जाएगा। वो किसी के सामने, दुनिया के सामने उसकी असली जो हकीकत थी, उसके रूप में वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। ये कहानी है 2018 की, जब 2 लोग बैंगलोर के ओरेकल के जो सर्विस सेंटर होता है, जो कॉल सेंटर कहते हैं हम, वहाँ पे पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि प्रवीण भटेली से मिलना है, आप उनको बुला दीजिए। तो वहाँ पे जो प्यून होता है, वो समय देखता है। समय था रात के 11 बजकर 45 मिनट्स। अब इतनी लेट कोई 2 लोग आए हैं और किसी एम्प्लॉयी से मिलना चाह रहे हैं। उसने एक बार सोचा, लेकिन बैंगलोर ऐसी सिटी है ना, जो रात को भी जगती है। तो उसने सोचा कि शायद उसके कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार होंगे जो उससे मिलने आए हैं। और पहले ऐसा हो चुका था कि प्रवीण पटेल से मिलने उसके कुछ पहचान के लोग देर से भी आए होते हुए हैं। तो वो फिर ज़्यादा सोचता नहीं है और प्रवीण पटेली को बुलाने के लिए चला जाता है। प्रवीण पटेली जब आ रहा होता है, तो वो जो 2 लोग खड़े हैं और प्रवीण पटेली जहाँ से आ रहा है, तो उनके बीच एक काँच का जो पार्टीशन होता है ना, वो था। तो काँच के उस पार से वो दोनों लोग दिख रहे थे। प्रवीण जब आ रहा था, तो उसने देखा कि 2 लोग उसको दिख रहे हैं, लेकिन पहचान में नहीं आ रहे कि वो 2 लोग हैं कौन? वो धीरे-धीरे पास आता जा रहा है। जैसे ही वो 2 लोगों के पास आता है, वो दोनों में से एक जो इंसान था, वो अपनी अच्छी-खासी हाइट थी, व्हाइट कलर का शर्ट पहना था और ऐसे जैसे तगड़ा इंसान हो वैसा लग रहा था। उसने अपना हाथ आगे किया और कहा कि कैसे हो तरुण धनराज? अब ये नाम सुनते ही प्रवीण बडेली के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये नाम वो 15 साल बाद सुन रहा था और वो जहाँ पे काम कर रहा था, जो ओरेकल का वो सर्विस सेंटर था, वहाँ पे भी इस नाम से कोई उसे जानता नहीं था। सब प्रवीण बटेली के नाम से ही जानते थे और प्रवीण बटेली ने भी अपना ये नाम 15 साल बाद सुना था, जो था तरुण धनराज। और जैसे ही वो ये नाम सुनता है, वो थोड़ा डर के माहौल में चला जाता है और घबराहट में कहो या फिर यो वो उसके अंदर वो बेचैनी कहो कि ये नाम सुनते ही जो उसके अंदर आई थी, वो भी अपना हाथ आगे कर लेता है। और जैसे ही वो हाथ अपना वो 2 लोगों में से एक इंसान से मिलाता है, वो कहता है कि चलिए, हमें अहमदाबाद जाने का समय आ चुका है। अब मैं आपको 10 साल, 15 साल पीछे ले चलता हूँ। 2023, 14 फ़ेब 2023 को। ये कहानी है एक पति-पत्नी की, जिनमें से पति का नाम तरुण धनराज और पत्नी का नाम सजनी धनराज था। वो बेसिकली स्थित थे केरला से, वो केरला में रहते थे। उसके बाद वो एमपी जाते हैं, एमपी से वो गुजरात अहमदाबाद आते हैं। अब उनका जो मैरिज था, जो शादी थी, वो अरेंज मैरिज हुआ था। वो जब शादी करी तब दोनों राज़ी थे। पहले वो केरला में स्थित थे, फिर एमपी गए और फिर अपना काम-धंधा के लिए वो गुजरात अहमदाबाद शिफ्ट हो जाते। जो सजनी होती है, उसके परिवार में उसके माँ-बाप और एक बहन होती है और जो धनराज है, तरुण धनराज, उसके फैमिली में भी उसके माँ-बाप और उसका एक भाई होता है। उसका भाई जब अहमदाबाद शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी जॉब एज़ अ टीचर लगती है। वो भी अपने भाई तरुण को बुला लेता है कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें एज़ अ पीटी टीचर और वॉलीबॉल कोच एज़ अ वॉलीबॉल कोच तुम्हें एक जॉब खाली है जो तुम्हें मिल सकती है। ये सारा सुन के वो लोग भी अहमदाबाद शिफ्ट हो जाते, जॉब लग जाती है और जो सजनी है, वो सजनी बैंक में एक एज़ अ बैंक एग्ज़ीक्यूटिव वो उसकी भी जॉब हो जाती है। तो दोनों पति-पत्नी अहमदाबाद आके अपने व्यवसाय, अपने धंधे में लग जाते हैं। थोड़े समय बाद
दोनों के जो परिवार थे, जो केरला स्थित थे, फिर एमपी गए थे, वो दोनों परिवार भी, जो सजनी की साइड से जो परिवार था और तरुण धनराज की साइड से जो परिवार था, वो भी अहमदाबाद आके शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक सारी फैमिली अहमदाबाद आके शिफ्ट हो चुकी होती है। अब जब 14 फ़ेब 2003 की बात आती है, तो उससे 10 दिन पहले सजनी अपने पापा से उसकी एक बार बात हुई थी। जब बात हुई थी, तो वो उसके पापा को मिलने जा रही थी, उनके घर, क्योंकि वो भी अहमदाबाद आ चुके थे। उसका रीज़न ये था कि जब भी तरुण की वो एज़ अ पीटी टीचर, तरुण वॉलीबॉल कोच भी था, तो कभी-कभार होता था कि नाइट के दौरान भी उनकी मैचेस होती थी। तो जब मैच होती थी, तो तरुण कहता था कि तुम्हें अगर अपने माँ-बाप के यहाँ जाना हो, अपने घर पे जाना हो, तो तुम जा सकते हो। यहाँ पे तुम शायद मम्मी-पापा के साथ इतने कंफर्टेबल हो ना, या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि ये टाइम मिला है तो तुम अपने मम्मी-पापा से मिल आओ, तो तुम जा सकती हो। तो सजनी ऐसा जब भी वक़्त मिलता था तो अपने मम्मी-पापा को मिलने चली जाया करती थी। जब एक बार वो जाती है, जो 14 फ़ेब से 10 दिन पहले की बात है, तो उसके पापा को जब वो फ़ोन करती है तो बताती है कि मैं घर पे आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, मम्मी से मिलने के लिए, लेकिन आप ना मेरे अकाउंट में कुछ चंद रुपए डाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। अब जब ये सुनते हैं, तो उनके पापा, जो सजनी के पापा होते हैं, वो थोड़ी चिंता में आ जाते हैं और वो सजनी से पूछते हैं कि बेटी, तुम्हें दामाद जी अच्छे से रखते तो है ना? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो तुम मुझे बता सकती हो। सजनी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, और फिर आश्वासन देती है। फिर उसके पापा शांत हो जाते हैं, उनकी भी चिंता दूर हो जाती है, और फिर सजनी उनसे मिलके घर आ जाती है। उसके 1 दिन बाद सजनी की अपनी बहन, जो उसकी छोटी बहन होती है, जो उसके माँ-बाप के साथ ही रहती है, मम्मी-पापा के साथ, उससे वो कॉल से बात करती है, और वो कॉल कम से कम 2 घंटे का होता है। ये लास्ट बार था जब सजनी ने अपने घर वालों में से किसी के साथ बात करी थी, और ये लास्ट टाइम था जब सजनी उसने उसके पापा से मिल के आई थी। 14 फ़ेब को जब सजनी अपने घर पे होती है, तो वो वापस एक बार उसकी बहन को कॉल करती है, और उसकी बहन के साथ काफ़ी देर तक बात चलती है। उसके बाद वो फ़ोन रखती है, और उसके ठीक आधे घंटे बाद तरुण का उसके मम्मी-पापा के ऊपर कॉल जाता है, सजनी के मम्मी-पापा के ऊपर, कि आपकी बेटी को कुछ तबीयत खराब हो चुकी है और मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, तो आप भी हॉस्पिटल आ जाइए। अब ये सुनते उसके मम्मी-पापा और उसकी बहन को लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो फ़ोन आया था, आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया? लेकिन वो सुनते ही हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो उनको पता चलता है कि सजनी अब जीवित नहीं है, वो मर चुकी है। और जो फर्स्ट इंप्रेशन थी, जो पहली बार देख के जो लग रहा था, वो ये जो दिखा कि उसके जो सजनी थी, उसके गले के ऊपर एक दुपट्टे का निशान बना हुआ था। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी चीज़ है, ये कोई कुदरती रीज़न से ये मृत्यु हुई हो, वैसा नहीं है। सजनी को किसी ने मारा है, ये मर्डर हुआ है। डॉक्टर्स होते हैं, वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है, वो अपनी पूछ-परछ में लग जाती है। सजनी के घर भी जाती है। तो जब सजनी के घर पहुंचती है पुलिस, तो वो देखते हैं कि सब सामान है वो यहाँ-वहाँ पड़ा हुआ है, और उनका एक लॉकर था, वो भी टूटा हुआ है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है, वो पुलिस को भी ये लगता है कि ये किसी डकैत और मर्डर का मामला है, कि कोई लोग आए हैं, उन्होंने चोरी करी है घर में, लॉकर तोड़ा है, सजनी को मारा है और चले गए हैं। और जो गले पे निशान बना हुआ था, वो सजनी के ही दुपट्टे का निशान था। तो पुलिस को एक बार शक, जो फर्स्ट इम्प्रेशन वाला जो शक था, वो सजनी के पति तरुण धनराज के ऊपर भी जाता है। लेकिन तरुण इतना रो रहा था, इतना टूटा हुआ था, कि उसे देख के, उसके जो हाव-भाव थे, उसको देख के ये लग नहीं रहा था कि तरुण ने ये काम किया होगा। पुलिस उसके ऊपर थोड़ा कम शक कर दिए। पहले वो आजू-बाजू के विस्तार के जो भी ऐसे जो गुंडे हैं,
जो पहले जिन्होंने ये हरकत कर चुके हुए होते, उन सबकी डिटेल्स निकालना स्टार्ट करती है, उनसे पूछपरछ करते हैं। इस दरमियान 2-3 दिन निकल जाते, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता या ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं मिलता है कि जिसके ऊपर ऐसा शक बिल्कुल डायरेक्टली जाए कि इसके पास कोई रीज़न था सजनी को मारने का। कुछ वक़्त निकल जाता है, 3-4 दिन निकल जाते हैं और तरुण लापता हो जाता है। अब जब वो लापता हो जाता है, तो जो घरवाले होते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि तरुण मिल नहीं रहा है, उसका कुछ अता-पता नहीं है और हमें तरुण के ऊपर शक है कि उसी ने सजनी का मर्डर किया है और वो कहीं भाग गया है। पुलिस को भी अब जो उस जब स्टार्टिंग में लगा था कि तरुण ये कर सकता है, फिर उस तरुण के ऊपर इतनी सख्ती पुलिस ने दिखाई ही नहीं थी। अब पुलिस भी तरुण को ढूँढने में लग जाती है। तरुण नहीं मिलता है। बहुत पुलिस कोशिश करती है, लेकिन तरुण का कुछ अता-पता नहीं चलता है और वो अता-पता कुछ सालों तक नहीं चलता है। 2003 की बात थी, अब 2006 आ जाता है। तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे। तो जो सजनी का परिवार होता है वो पीएमओ ऑफिस तक अपनी बात पहुंचाता है किसी ना किसी तरह कि हमारी बेटी है उसका इस तरीके से मर्डर हुआ था और जो उसका प्राइम सस्पेक्ट था जो उसका पति था तरुण धनराज वो मिल नहीं रहा है। उसके बाद पुलिस ने भी कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिला। तो पीएम ऑफिस से एक टीम तैनात करने का आदेश किया जाता है, एक टीम बनाई जाती है और वो तरुण को ढूंढने में लग जाती है। अब जो ये टीम होती है, वो जब जाँच कर रही होती है, तो उनको पता चलता है कि धनराज की एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। तो हो सकता है कि अपनी बीवी को मार के वो उसकी वो जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसी के साथ भाग गया हो, उसी के साथ मैरिज कर लिया हो। शायद ये उसी का ही प्री प्लान हो। तो वो उस लड़की तक पहुँचते हैं जिसके साथ तरुण धनराज का रिश्ता था। जब वो लड़की तक पहुँचते, तो वो लड़की बताती है कि हाँ, तरुण मुझे जब ये सारी चीज़ हुई थी, जब सजनी की मौत हुई थी, उसके 1 दिन बाद ही वो मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन तब तक अपने दोस्तों और जो भी ऐसे जो कॉमन दोस्त होते हैं, उनके ज़रिए वो जो गर्लफ्रेंड थी तरुण की, उस तक बात पहुँच जाती है कि सजनी का मर्डर हो चुका हुआ होता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड तरुण को मना कर देती है कि मैं ऐसे किसी भी क्रिमिनल के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। तरुण फिर वहाँ से चला जाता है। वो किसी भी तरीके का हंगामा नहीं करता है और वो वहाँ से चला जाता है और फिर ऐसा जाता है कि वो मिलता ही नहीं है। जब 2006 में ये मोदी जी के जो पीएम ऑफिस के कहने पर जो टीम बनी हुई होती है, जो वहाँ पे पहुँची हुई होती है, उनको ये कुछ सुराग मिलते नहीं हैं। लेकिन वो और तरीके से भी जाँच-पड़ताल करती है। कैसे करती है? कि जो उसके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, वो कुछ 3-4 हज़ार जितने ज़्यादा रिलेटिव्स थे, जो भी आस-पास थे, जो लोग नज़दीक के थे, पहचान वाले थे, उन सबके नंबर्स वो सर्वेलेंस पे डाल देते हैं। सर्वेलेंस पे डालने पे क्या होता है कि जो भी कॉल्स आते हैं, जाते हैं, जो तरुण की मम्मी है, वो किसी न किसी से तो बात करती होगी। ये सोच के पुलिस उनके जो भी परिवार के आजू-बाजू के आस-पास के परिवार के, पहचान के, दोस्त जो भी लोग थे, उनके सबके नंबर सर्वेलेंस पे डाल देते हैं। जब डाल देते हैं, उनको आशा थी कि किसी न किसी तरह वो तरुण तक पहुँच जाएँगे। तरुण अपनी माँ से तो कॉन्टैक्ट करता ही होगा। अगर करेगा तो पकड़ा जाएगा, अगर मिलने आएगा तो भी पकड़ा जाएगा। तो पुलिस एक अच्छा-सा बंदोबस्त भी लगाती है उसके घर के बिल्कुल आस-पास। जो पुलिस होती है वो सिविल ड्रेस में तैनात रहती है, पता नहीं चलने देती है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस नाकाम रहती है। तरुण ना ही मिलने आता है अपनी माँ को, ना ही किसी कॉल के ज़रिए वो जब पुलिस बात सुनती होती है, तो ना ही किसी कॉल के ज़रिए उनको कोई भी पता चलता है कि हाँ, ये तरुण था। कुछ वक़्त और निकल जाता है। फिर आता है 2016। तब एक नए पीएसआई अधिकृत होते हैं, वो पुलिस स्टेशन को।
तो वो सारी फाइल्स जो भी क्राइम्स की, जो भी ओपन केसेस की फाइल्स है, वो सारी मंगवा दे और उनकी नज़र पड़ती है कि ये एक केस ऐसा है जिसमें पीएमओ से एक वो भी बनी हुई होती है, एक टीम बनी हुई होती है, वो भी काम कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो वो वापस इंटरेस्ट लेते हैं, वो केस को रीओपन कर दें और एक सीबीआई की टीम बनाते हैं। अब सीबीआई की जो टीम बनी हुई होती है, वो भी ये सारा काम करने ही लगती है। सर्विलेंस पे डालना कॉल, आस-पास के लोगों से पूछताछ करना, जो तरुण का भाई था, उसके ऊपर थोड़ी सख्ती बरतना कि वो कुछ जानता हो तो बता दे। लेकिन कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर एक दिन पुलिस को किसी न किसी खबरी के द्वारा ये पता चलता है कि जो तरुण के माँ-बाप हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं और ये मानने में आ रहा है कि वो तरुण से मिले हुए हैं। उनका मिलना हुआ है इस तरह का। लेकिन उस बात का कोई कन्फर्मेशन नहीं था। पुलिस जाँच-पड़ताल करती है, ये पता चलता है कि हाँ, तरुण के जो माँ-बाप थे वो दिल्ली गए थे, लेकिन तरुण से ही मिलने गए थे, इसका कोई भी सुराग नहीं था। इसका कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन जब वो आते हैं उसके 1 दिन बाद ही तरुण के पापा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। अब तरुण की माँ अकेली रह जाती है। उसकी जो छोटी बहन होती है, वो इतने सालों के बाद बीच में उसका भी कहीं पे ब्याह हो जाता है, वो भी कहीं चली जाती है। तो अब तरुण की माँ अकेली थी। अब पुलिस को ये लगता है कि जब माँ अकेली पड़ गई है, तो अब किसी न किसी तरह तरुण कॉन्टैक्ट करने का ज़रूर ट्राई करेगा। अगर उसकी माँ उससे इतनी क्लोज़ थी, तो वो किसी न किसी तरह फ़ोन से या मिलने आने पर किसी न किसी तरह ट्राई करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। फिर एक दिन पुलिस की नज़र पड़ती है जो कॉल सर्विलेंस पे डाले थे। जो तरुण की माँ थी उसके ऊपर एक कॉल आता है। वो कॉल था प्रवीण बटेली के नाम से और वो कॉल आता है ओरेकल सर्विस सेंटर से। अब ओरेकल सर्विस सेंटर वो भी बैंगलोर स्थित और तरुण की माँ जो होती है, वो एक सीधी-सादी हाउसवाइफ़ होती है। तो पुलिस को लगता है कि इस औरत को ओरेकल के किसी कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर से कॉल क्यों ही आएगा? उसका तो ऐसा कोई रिलेशन होगा नहीं। तो पुलिस को एक शक करने का एक कारण मिल जाता है। अब पुलिस इसको नज़रअंदाज नहीं करती है और उसके ऊपर काम करती है। उनको ऐसा लगा कि शायद वो जो प्रवीण बटेली का कॉल आया था, शायद यही तरुण धनराज हो सकता है। तो वो 2 लोगों की टीम बनाते हैं, पहले सारी जाँच-पड़ताछ कर दे कि वो जगह कहाँ पे है बैंगलोर में। उसके जो भी वहाँ पे ओनर्स होते हैं, उनके पास से वो डिटेल मँगवाते हैं कि आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, आप उनकी डिटेल मुझे दे दीजिए। डिटेल माँगने पर पुलिस ने एक बहुत ही अच्छे से कार्रवाई करी थी। उन्होंने ये ध्यान में रखा था कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि हमें पर्टिकुलर इस इंसान की डिटेल चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो चौकन्ना हो जाए और हम उस तक ना पहुँच पाएँ। तो वो ऐसा कहते हैं कि ये एक सिर्फ़ एक सिक्योरिटी पर्पज़ से एक डिटेल हमें चाहिए सारे एम्प्लॉयी की, ये रूटीन चेकअप है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारी लिस्ट दे दिए जाती है उन पुलिस वालों को। जब वो देखते हैं तो उनमें से तरुण धनराज नाम का कोई भी एम्प्लॉयी वहाँ पे नहीं मिलता है। तो पुलिस भी चिंता में आती है। वो 1, 2, 3 बार लिस्ट और अच्छे से चेक कर दिए। जब वो चेक करते हुए होते तो उनका ध्यान प्रवीण बटेली के नाम पे पड़ता है। वो अपने जब दिमाग पे ज़ोर डालते तो उनको याद आता है कि यही नाम से जब हम कॉल सर्विलेंस पे जब बात सुनते थे जब, तब किसी प्रवीण बटेली का कॉल उसकी माँ के फ़ोन पे आया था। पुलिस का शक थोड़ा और मज़बूत हो रहा था कि ये जो प्रवीण बटेली है, वो ही तरुण धनराज हो सकता है। पुलिस अपने 2 लोगों की टीम बनाती है। ये वही 2 लोग थे जो ओरेकल के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे पहुँचे थे और प्रवीण पटेल को मिलने के लिए बुलाया था। तो जब वो जाने वाले होते तो प्रवीण जो तरुण धनराज है,
जिनको उनको शक है कि जो प्रवीण पटेल ये वही तरुण धनराज है, वो उसकी सारी डिटेल्स निकलवा लेते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि जब वो स्कूल में एज़ अ पीटी टीचर था और वॉलीबॉल कोच था, तो किसी मैच के दरमियान उसकी जो रिंग फिंगर होती है, वहाँ पे चोट आई थी और उसकी एक उँगली, वो उँगली टूटी हुई थी। तो उनको बेसिक उन्होंने वही सोच के जाते कि जब भी वो वहाँ पे जाएँगे, कहेंगे कि हमें प्रवीण पटेल से मिलना है, जब वो मिलने आएगा तो उससे हाथ मिलाएँगे और हम वो टूटी उँगली है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो जब वहाँ पे वो जाते हैं, मिलते हैं 2018 में, तो उनको उनका जो शक था, वो अब पक्का हो जाता है, क्योंकि वो इंसान की उँगली भी टूटी हुई ही होती है और फिर वो प्रवीण बटेली को जो एज़ अ जो तरुण धनराज था, लेकिन वो प्रवीण बटेली के नाम से रहता था, उसे पकड़ लेते हैं। और वो जब अहमदाबाद के लिए निकलते, उसको गाड़ी में बिठाते, जो पुलिस की गाड़ी थी जो नीचे खड़ी थी, वहाँ बिठाते, वो अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो वो अपने जो भी ऊपरी अधिकारी है, उनको एक मैसेज करते हैं, गॉट इट, हमने उसे पकड़ लिया है। जब वो अहमदाबाद पहुँचते, तो जो प्रवीण बटेली है, जो कि तरुण धनराज था, वो सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि हाँ, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसको उसके साथ उसको शादी करनी थी और उसी की वजह से उसने अपनी पत्नी सजनी धनराज को मार दिया था। लेकिन फिर उसने जब मना किया, तो फिर उसने वहाँ से गायब हो जाने का फैसला किया। अब जब वो गायब हो चुका था, तो वो पहले पूना जाता है। पूना जब वो गया था, वहाँ पे कहीं पे वो काम कर रहा था। वहाँ पे उसको एक निशा नाम की लड़की मिलती है। उसके साथ वो फिर उसको अपनी डिटेल में वो ये बताता है कि मेरा नाम प्रवीण पटेली है, मैं एक अनाथ हूँ और मेरा आगे-पीछे कोई भी नहीं है। तो जो तरुण की वाइफ़ थी, जो प्रवीण पटेली की वाइफ़ थी, जो निशा, जो उसको पूना में मिली थी, उसके साथ वो शादी करता है, उसके 2 बच्चे होते हैं। वो अपनी लाइफ जी रहा होता है, फिर वो बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब निशा को भी ये बात पता चलती है कि ये प्रवीण पटेली इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, इसका नाम तो तरुण धनराज है, तो वो भी बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि मेरा पति एक क्रिमिनल है। ये सारी चीज़ें होने के बाद पुलिस को और एक शंका, एक सवाल का जवाब और नहीं मिला था कि ये जो तरुण धनराज है, उसने प्रवीण पटेली का नाम लिया कैसे? सारे डॉक्यूमेंट्स उसके नाम से कैसे बनवाए? तो फिर तरुण से पूछा जाता है, तरुण बताता है कि जब वो एमपी में जब स्कूल डेज़ में था, तब उसका एक मित्र था, जिसका नाम प्रवीण पटेली था और वो भी जब आगे चल के वो भी एज़ अ टीचर भोपाल में नौकरी कर रहा होता है। तो ये सारा जब करके तरुण गायब हो जाता है, तो वो भोपाल जाके अपने उस दोस्त को पहले मिलता है। उसके साथ कुछ दिन काम करता है और वो जब काम कर रहा होता है, तो उसके दोस्त को भी उसके ऊपर थोड़ा विश्वास आ जाता है, तो अपने घर बुलाने लगता है और ये सारी चीज़ें चलने लगती है। उसी दरमियान तरुण किसी न किसी तरह वो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जहाँ पे वो रखता था, वो लेके वहाँ से स्कैन कर लेता है। तो अगर आधार कार्ड है, पान कार्ड है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे, जो इलेक्शन चूँटनी कार्ड जो होता है, वो था, वो सारे निकाल लेता है और उसके ऊपर अपनी जो फ़ोटो है, वो सिर्फ़ चिपका देता है। तो सारी जो बाकी की जो डिटेल्स थी, वो प्रवीण बटेली की थी, लेकिन उसके ऊपर फ़ोटो तरुण धनराज अपनी लगा लेता है। तो इसी तरह तरुण धनराज बन जाता है प्रवीण बटेली। और बहुत सरप्राइज़िंग बात ये है कि तरुण वो प्रवीण एज़ अ प्रवीण बटेल वो इंडिया से बाहर भी जा चुका होता है। तो उसने किसी न किसी तरह पासपोर्ट भी निकलवा लिया था। तो तरुण एक शातिर दिमाग वाला इंसान था, जिसने क्राइम तो किया था, लेकिन उसने बहुत ऐसी चीज़ें करी थी कि जिसके ज़रिए वो पकड़ा ना जाए। उसने बहुत ध्यान बरता था। लेकिन उसका सिर्फ़ एक कॉल करना और एक कल के लैंडलाइन जो ऑफ़िस थी, उसके लैंडलाइन नंबर से अपनी माँ को कॉल करना और पुलिस के शक के दायरे में आ जाना। तो 15 साल में सिर्फ एक गलती और तरुण धनराज पकड़ा जाता है। फिर बाद में ये भी पता चलता है कि तरुण की जो माँ होती है, उससे और एक नंबर ले रखा होता है अपने किसी रिलेटिव के नाम से। तो जब भी तरुण से बात करनी होती थी, तो वो वही नंबर से कॉल करती थी और वहाँ पे तरुण ने भी एक अलग नंबर रखा हुआ था कि वो वही नंबर से
उसकी माँ को कॉल करता था। लेकिन उस दिन जिस दिन वो ओरेकल के ऑफ़िस के लैंडलाइन नंबर से जब कॉल किया था, तो उस दिन ये हुआ था कि तरुण का जो मोबाइल था जिसके ज़रिए वो हमेशा अपनी माँ से बात करता था, वो किसी न किसी तरह वो डिस्चार्ज हुआ होता है। और उसी रीज़न से वो लैंडलाइन का यूज़ कर लेता है कि अगर एक बार कर लिया तो क्या ही हो जाएगा। और बस कि एक गलती और तरुण पकड़ा जाता है। उसको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। वो अभी साबरमती जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। तो इस तरह एक सातिर दिमाग वाले क्रिमिनल का 15 सालों बाद पकड़ा जाना अहमदाबाद पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होता है। पुलिस अपना बहुत अच्छा काम करती है और उस क्रिमिनल तक पहुंचती है। तो ये थी आज की कहानी। मैं इसी तरह और भी जो इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें स्काई-फाई मिलेगा, आपको ऐसा सस्पेंस मिलेगा, जो स्टोरीज़ वाक़ई में ऐसी होगी जो आप तक पहुँचेगी, आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा और आपको ऐसा स्काई-फाई जैसा फ़ील आएगा। मैं ऐसी कहानी आप तक लाऊँगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी और कहानी आप तक पहुँचे, तो उसके लिए आप मुझे फ़ॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ, जो भी ऐसी कहानी लाऊँ, वो आप तक मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।